जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द थे ही नहीं। शॉकिंग ना? ये तो बस एक ट्रेलर है। हाँ बिल्कुल। वेलकम बैक। आज हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल कॉफी चैट स्टाइल में। और इससे पहले कि हम ज्ञान के समुंदर में गोता लगाएं, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो और कमेंट में बताओ कि आप आज क्या नया सीखने के लिए एक्साइटेड हो। चलो शुरू करते हैं। एग्जैक्टली आज का हमारा मिशन है यूपीएससी सीएससी के पिछले सालों के पॉलिटी एमसीक्यूज को डीकोड करना। विल अनपैक द व्हाई बिहाइंड एवरी सिंगल आंसर। अच्छा, हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्लियर है। ओके। सबसे पहले द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें शेड्यूल्स, फेडरलिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे हेवी टॉपिक्स हैं। हाँ, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिटीजनशिप पर एक क्विक बट इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है। और फाइनली प्रियम्बल, द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स डू दिस। पहला सवाल, a classic from year 2021. Question 2021. What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? Broad micro theme, enactment and enforcement of the constitution. Options है A, a democratic republic, B, a sovereign democratic republic, C, a sovereign secular democratic republic, D, a sovereign socialist secular democratic republic. Alright, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शुरुआत के लिए। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है। राइट, ये बताता है कि इंडिया का नेचर क्या है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। क्वेश्चन में दो कीवर्ड्स हैं, एग्जैक्ट और डेट। 26 जनवरी 1950। अच्छा, एग्जैक्ट स्टेटस। हाँ, इससे ये एक टाइम सेंसिटिव क्वेश्चन बन जाता है। हमें डे 1 का स्टेटस बताना है। तो ये एक टाइम ट्रैवल क्वेश्चन जैसा हो गया। हमें 1950 में जाकर देखना है कि आईडी कार्ड कैसा दिखता था, ये नहीं कि आज कैसा है। प्रिसाइजली। चलो एक डीप ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। एलिमिनेशन से शुरू करते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी और डी को देखो, दोनों में सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड्स हैं। हाँ है। याद रखना, ये दोनों शब्द और एक तीसरा शब्द इंटेग्रिटी प्रियम्बल में बहुत बाद में ऐड किए गए थे। अच्छा। हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इमरजेंसी के दौरान। ओके। तो 26 जनवरी 1950 को ये शब्द प्रियम्बल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इसका मतलब ऑप्शन सी और डी सीधे सीधे आउट हो गए। ओके, ये तो बहुत बड़ा क्लू है। मतलब 50% ऑप्शंस तो बस 42nd अमेंडमेंट के बारे में जानने से चले गए। अब बचे ए और बी। करेक्ट। ऑप्शन ए कहता है अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तो सही लग रहा है ना? सही लग रहा है, पर ये इनकम्प्लीट है। कीवर्ड याद है? एग्जैक्ट। हाँ, एग्जैक्ट। इंडिया ऑफ कोर्स एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ था। वो था सॉवरेन। सॉवरेनिटी शब्द का मतलब है कि इंडिया एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट था, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजंस लेने के लिए आजाद। मतलब कोई बाहर की पावर हमें डिक्टेट नहीं कर सकती थी। बिल्कुल, ये एक नॉन नेगोशिएबल फीचर था पहले दिन से। ऑप्शन ए इस क्रूशियल एस्पेक्ट को मिस कर देता है। समझ गया। तो इनकम्प्लीटनेस भी यूपीएससी में एक ऑप्शन को गलत बना देती है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही बचा। एग्जैक्टली। ऑप्शन बी, अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उस हिस्टोरिक दिन पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का परफेक्ट और एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है। और बस थोड़ी सी पेरिफेरल नॉलेज के लिए 42nd अमेंडमेंट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस लाए थे। अच्छा। एक मेमोरी हैक देती हूँ इसके लिए। हाँ प्लीज। ऐसे इमेजिन करो कि ओरिजिनल 1950 प्रियम्बल के कीवर्ड्स हैं SDR, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। फिर 1976 में दो नए S आगे जुड़ गए, सोशलिस्ट और सेक्युलर। SS। तो ये बन गया SSSDR, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वाह, ये तो सिंपल है। तो मिनी रिकैप ये है, 1950 में SDR, 1976 के बाद SSDR। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी इज द क्लियर विनर। ऑसम स्टार्ट। चलो अब एक रीसेंट क्वेश्चन देखते हैं 2023 से। ये स्टेटमेंट बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन 2 2023। Consider the following statements in respect of the Constitution Day. Statement 1. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens. Statement 2. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. और ऑप्शंस हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। ये क्वेश्चन एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि यूपीएससी कैसे फैक्चुअल नॉलेज और अटेंशन टू डिटेल दोनों टेस्ट करता है। कोर कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस। चलो एक स्टेटमेंट सर्जरी करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था और इसी दिन को मार्क करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने 2015 में ऑफिशियली इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया था। तो स्टेटमेंट 1 तो पक्का सही है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो ऑप्शन डी तो गया। हाँ, तो फिर स्टेटमेंट 2 में क्या कैच है?
डेट तो सही लग रही है 26 नवंबर 1949। यही तो ट्रैप है। डेट सही है, लेकिन जो इवेंट मेंशन किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। अच्छा। स्टेटमेंट 2 कहता है कि 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे वो बहुत पहले सेटअप हो गई थी। कब? अगस्त 29, 1947 को। डेट 26 नवंबर 1949 इसलिए फेमस है क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ था। ओह। तो यूपीएससी ने अब बड़ी चालाकी से डेट और इवेंट को मिसमैच कर दिया है। इस वजह से स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। हाँ, क्या ट्रैप है। मतलब एक सही डेट के साथ एक गलत इवेंट जोड़ दिया जो किसी और साल का था। क्लासिक मिसडायरेक्शन। इसका मतलब ऑप्शन सी ही आंसर होगा। You've got it. जब स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत, तो आंसर क्लियरली सी है। एलिमिनेशन लॉजिक भी सिंपल है। अगर आपको पता है कि ड्राफ्टिंग हमेशा अडॉप्शन से पहले होती है, तो आप समझ जाओगे कि 1949 की डेट ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप करने के लिए इलॉजिकल है। सही बात है। एक सिंपल मेमोरी हैक है। क्रोनोलॉजी समझो, ड्राफ्टिंग पहले, एडॉप्शन बाद में। तो 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उन्होंने ड्राफ्ट बनाया और फाइनली 1949 में अडॉप्ट हुआ। राइट। तो मिनी रिकैप, स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट फैक्ट है, स्टेटमेंट 2 एक क्लेवर डेट इवेंट मिसमैच है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ब्रिलियंट ब्रेकडाउन। अब चलो एक 2024 के क्वेश्चन पर। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। क्वेश्चन 3 2024। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? Broad micro theme Constituent Assembly. और ऑप्शंस हैं A. C. Rajagopalachari, B. Dr. B.R. Ambedkar, C. T.T. Krishnamachari, D. Dr. Sachidanand Sinha। ये क्वेश्चन हमें सीधा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले दिन में ले जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ है असेंबली के फंक्शनिंग और लीडरशिप का। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिली, तो उन्हें एक टेम्पररी चेयरपर्सन चाहिए था मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए। मतलब जब तक परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये एक सब्स्टिट्यूट टीचर जैसा हो गया पहली क्लास के लिए। हाँ, बहुत अच्छी एनालॉजी है। असेंबली ने डिसाइड किया कि वो फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। फ्रेंच प्रैक्टिस? हाँ, जिसके मुताबिक हाउस के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को टेम्पररी या प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुना जाता है। उस समय सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, इसलिए उन्हें चुना गया। हाँ, तो उन्हें पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया गया। फिर कुछ दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। इसलिए करेक्ट आंसर है डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दैट मेक्स सेंस। लेकिन ऑप्शंस में जो बाकी नाम है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है ना। और यही तरीका है यूपीएससी का कंफ्यूजन क्रिएट करने का। चलो बाकी ऑप्शंस को देखते हैं थोड़ी पेरिफेरल नॉलेज के लिए। हाँ। ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं। राइट। ऑप्शन ए, सी राजागोपालाचारी इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, और ऑप्शन सी टीटी कृष्णमाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। तो सब प्रोसेस का हिस्सा थे, लेकिन अलग अलग रोल्स में। करेक्ट। इसके लिए एक मेमोरी हैक है। इसे एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली फंक्शन की तरह सोचो, जहां सबसे बड़े सदस्य यानी बुजुर्ग को सेरेमनी इनॉग्रेट करने का पहला सम्मान मिलता है। यहाँ डॉक्टर सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट थे। ग्रेट। तो मिनी रिकैप है। प्रोविजनल टेम्पररी प्रेसिडेंट इज इक्वल टू ओल्डेस्ट मेंबर इज इक्वल टू फ्रेंच प्रैक्टिस इज इक्वल टू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। व्हाट अ स्टार्ट। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कवर कर ली। अब चलो अगले बड़े सेक्शन में जाते हैं, सेलिएंट फीचर्स। यहाँ पहला क्वेश्चन है 2015 से। क्वेश्चन 1 2015। द प्रोविजंस इन 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू ब्रॉड माइक्रो थीम शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शंस है ए, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, B, determine the boundaries between states, C, determine the powers, authority and responsibilities of panchayats, D, protect the interests of all the border states। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है। इन्हें एक बुक के एंड में अपेंडिसेस या एनेक्स्चर्स की तरह सोचो, जो और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा। 5th और 6th शेड्यूल्स खास तौर पर स्पेशल हैं क्योंकि उनमें ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजंस हैं। तो ये कुछ खास एरियाज और लोगों के लिए स्पेशल प्रोटेक्शंस के बारे में है। एग्जैक्टली। चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि ये प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बनाए गए हैं। ये बिल्कुल बुलजाए हैं। 5th शेड्यूल स्केड्यूल्ड एरियाज और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से डील करता है, 4 स्टेट्स को छोड़कर। और 6th शेड्यूल? 6th शेड्यूल स्पेसिफिकली 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज से डील करता है। तो दोनों का कॉमन थीम है ट्राइबल इंटरेस्ट्स का प्रोटेक्शन। ये ऑप्शन परफेक्ट लग रहा है। ओके, ए सही लग रहा है, पर जल्दी से चेक कर लेते हैं कि बाकी क्यों गलत है। गुड प्रैक्टिस। ऑप्शन बी, डिटर्मिन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, ये पार्लियामेंट की पावर है आर्टिकल 3 के अंडर। इसका इन स्केड्यूल से कोई लेना देना नहीं। राइट। ऑप्शन सी, पावर्स ऑफ पंचायत्स, ये 11th शेड्यूल का सब्जेक्ट मैटर है जो 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। और ऑप्शन डी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द बॉर्डर स्टेट्स, ये नेशनल सिक्योरिटी और जनरल गवर्नेंस का मामला है। इन 2 शेड्यूल से स्पेसिफिक नहीं, तो बाकी तीनों क्लियरली गलत है। ठीक है। 6th शेड्यूल के 4 स्टेट्स के लिए एक फेमस मेमोरी हैक है, ATMM। ATMM। हाँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अक्सर लोग मणिपुर से कंफ्यूज हो जाते हैं, पर वो नहीं है। अच्छा, ATMM याद रहेगा। तो मिनी रिकैप है। 5th and 6th शेड्यूल equals special administration for tribal areas equals protecting interests of scheduled tribes. Option A is the direct answer. परफेक्ट क्लैरिटी। अब अगला क्वेश्चन 2017 से पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट पर, फेडरलिज्म।
Question 2, 2017. Which one of the following is not a feature of Indian federalism? Broad micro theme, federalism. Options हैं A. There is an independent judiciary in India. B. Powers have been clearly divided between the center and the states. C. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. D. It is the result of an agreement among the federating units. एक फैंटास्टिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। यहाँ कीवर्ड है नॉट। हम वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। पहले फेडरलिज्म क्या है? सिंपल टर्म्स में ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कम से कम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, सेंटर और स्टेट्स, और उनके बीच पावर्स का क्लियर डिवीजन होता है। इंडिया को अक्सर क्वेजी फेडरल सिस्टम कहते हैं। मतलब फेडरल फीचर्स हैं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। बिल्कुल। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये किसी भी फेडरल सिस्टम का एक कॉर्नरस्टोन है। क्यों? क्योंकि जब 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे तो डिस्प्यूट्स भी होंगे। राइट। जुडिशरी एक न्यूट्रल अंपायर की तरह इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है। तो ये तो एक फीचर है। राइट। ऑप्शन बी, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स। ये तो फेडरलिज्म की डेफिनेशन ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए ये काम बहुत खूबसूरती से करता है। तो ये भी एक फीचर है। अच्छा, ए और बी तो फीचर्स हैं। सी के बारे में क्या? राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्या ये फेडरल फीचर है? ये इंडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म का एक फीचर है। हाँ, मतलब एक क्लासिक फेडरलेशन जैसे यूएसए में हर स्टेट को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अपर हाउस यानी सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। हर स्टेट को 2 सीट्स। अच्छा। लेकिन इंडिया में राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन स्टेट की पॉपुलेशन पर बेस्ड है। उत्तर प्रदेश की 31 सीट्स हैं, जबकि गोवा की सिर्फ 1। तो ये स्टेटमेंट हमारे सिस्टम का एक फैक्ट है। अब ऑप्शन डी को देखो। ऑप्शन डी कहता है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। ये सुनने में वैसा लग रहा है जैसे यूएसए बना था जब सारे स्टेट्स एक साथ आए थे। यू हिट द नेल ऑन द हेड। इंडियन फेडरेशन स्टेट्स के बीच किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। स्टेट्स ने मिलकर इंडिया को नहीं बनाया, बल्कि यूनियन ऑफ इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स बनाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। अच्छा, इसका मतलब? इसके 2 मतलब हैं। पहला, इंडियन फेडरेशन किसी अग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है, और दूसरा, किसी भी स्टेट को यूनियन से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये स्टेटमेंट अमेरिकन मॉडल को डिस्क्राइब करता है, इंडियन को नहीं। तो यही हमारा आंसर है? हाँ, इसके लिए मेमोरी हैक है। यूएसए एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। मिनी रिकैप। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जिसे एक स्ट्रांग सेंटर ने होल्ड कर रखा है। ये स्टेट्स के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसलिए ऑप्शन डी इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। That's a fantastic clarification. अब एक बहुत पॉपुलर टॉपिक जो बार बार आता है, 9th शेड्यूल। ये रहा 2018 का क्वेश्चन। क्वेश्चन 3, 2018. Consider the following statements. 1. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. 2. The validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही फैसिनेटिंग और कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है, इसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया गया था। पर्पस क्या था? पर्पस था लॉज के लिए एक सेफ बॉक्स बनाना, खास करके लैंड रिफॉर्म लॉज के लिए, ताकि उन्हें फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने के बेसिस पर कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। लॉज के लिए सेफ बॉक्स, अच्छी एनालॉजी है। तो चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि पार्लियामेंट किसी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल सकती है। ये सही है। कैसे? प्रोसीजर ये है कि पार्लियामेंट पहले नॉर्मल तरीके से एक लॉ पास करती है, और फिर अगर उसे प्रोटेक्ट करना हो तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करके उस लॉ को 9th शेड्यूल की लिस्ट में ऐड कर देती है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ओके, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? वो कहता है कि सेफ बॉक्स के लॉज को कोई भी कोर्ट एग्जामिन नहीं कर सकता। क्या ये अब भी सच है? ये क्रिटिकल पार्ट है। ओरिजिनली यही आइडिया था, एक ब्लैंकेट एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देना जुडिशियल रिव्यू से, और काफी सालों तक ऐसा ही चला। लेकिन ये अब सच नहीं है। एक लैंडमार्क केस, IR कोएलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने रूल किया कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में अप्रैल 24, 1973 के बाद डाला गया है, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। अप्रैल 24, 1973, ये डेट क्यों? क्योंकि ये केशवानंदा भारती जजमेंट की डेट है, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया। अच्छा। तो अगर ऐसा कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है तो उसे कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। मतलब अब प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। वाओ, तो सेफ बॉक्स की चाबी अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसका मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। एग्जैक्टली। तो आंसर है A, 1 ओनली। यहाँ मेमोरी हैक है, मैजिक डेट अप्रैल 24, 1973। इस डेट के बाद ऐड किया गया कोई भी लॉ चैलेंज हो सकता है। इससे पहले के लॉज जनरली सेफ है। ठीक है। मिनी रिकैप। पार्लियामेंट लॉज ऐड कर सकती है, स्टेटमेंट 1 सही, लेकिन जुडिशरी उन्हें रिव्यू कर सकती है अगर वो पोस्ट 1973 ऐड हुए हैं और बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करते हैं। स्टेटमेंट 2 गलत। देखा दोस्तों, कैसे सेम टॉपिक रिपीट होता है। 2019 में यूपीएससी ने 9th शेड्यूल पर फिर से पूछा, लेकिन एक हिस्टोरिकल एंगल से। क्वेश्चन 4, 2019. The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. Options हैं A. जवाहरलाल नेहरू, B. लाल बहादुर शास्त्री,
सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन का असली टेस्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज को उस दौर की पॉलिटिकल लीडरशिप से लिंक करना। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था। और 1951 में प्राइम मिनिस्टर थे? इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उनका टेन्योर 1947 से 1964 तक था। अच्छा। उस समय उनकी गवर्नमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था एग्रेरियन और लैंड रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना, जैसे जमींदारी सिस्टम का एबोलिशन। इन लॉज को जमींदार कोर्ट्स में चैलेंज कर रहे थे। राइट। तो इन्हीं रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फर्स्ट अमेंडमेंट और 9th शेड्यूल लाया गया। इसलिए करेक्ट आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू। बाकी प्राइम मिनिस्टर्स तो बहुत बाद में आए। सही है। मेमोरी हैक बहुत सिंपल है, फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कनेक्ट करना आसान है। ग्रेट। मिनी रिकैप, 9th शेड्यूल इक्वल्स फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 इक्वल्स प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। फिर से 2019 में यूपीएससी ने एक शेड्यूल को एक रियल वर्ल्ड इशू से लिंक किया। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 5, 2019, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? ऑप्शंस हैं ए 3rd शेड्यूल, बी 5th शेड्यूल, सी 9th शेड्यूल, डी 12th शेड्यूल। ये क्वेश्चन हमें वापस 5th शेड्यूल पर ले आता है। ये कॉन्सेप्ट इस शेड्यूल के अंडर अवेलेबल स्पेसिफिक पावर्स और प्रोटेक्शंस को टेस्ट करता है। हम जानते हैं कि 5th शेड्यूल ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में है, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जमीन पर वो प्रोटेक्शन असल में काम कैसे करता है ना, खासकर उनकी जमीन के मामले में। और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए रेगुलेशंस बनाने की पावर है। ये तो बहुत पावरफुल टूल है। बहुत। इस पर एक फेमस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है, समाथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 केस में। अच्छा। कोर्ट ने साफ साफ रूल किया था कि शेड्यूल्ड एरियाज में ट्राइबल लैंड का प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए ट्रांसफर करना 5th शेड्यूल के अंडर नल एंड वॉइड है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी जजमेंट से सीधा उठाया गया है। ओह। तो आंसर है बी, 5th शेड्यूल। तो समाथा जजमेंट यहाँ की पीस ऑफ पेरिफेरल नॉलेज है। बाकी शेड्यूल्स के बारे में क्या, जल्दी से रिवाइज करते हैं। 3rd शेड्यूल ओथ्स और अफर्मेशन से डील करता है। 9th शेड्यूल हमने डिस्कस किया, लॉज के लिए सेफ बॉक्स है। और 12th शेड्यूल जो 74th अमेंडमेंट से ऐड हुआ, म्युनिसिपैलिटीज के फंक्शंस और पावर्स लिस्ट करता है। ठीक है। यहाँ मेमोरी हैक है, ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन इक्वल्स गवर्नर्स स्पेशल पावर इक्वल्स 5th शेड्यूल। मिनी रिकैप, 5th शेड्यूल गवर्नर को ट्राइबल लैंड के ट्रांसफर को रोकने की पावर देता है, एक ऐसी पावर जिसे समाथा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रांगली अपहोल्ड किया। ओके। अगला क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल हैवीवेट है 2020 से, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर। ये टॉपिक तो जानना ही चाहिए। क्वेश्चन 6, 2020, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. The Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. 2. The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ये क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 फंडामेंटल लेकिन अनरिटन पिलर्स की समझ को टेस्ट करता है। चलो स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्रिन इंडियन जुडिशरी का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मतलब ग्लोबली सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक है। राइट। लेकिन क्रूशियल पॉइंट ये है, ये एक जुडिशियल इनोवेशन है। इसे सुप्रीम कोर्ट में हिस्टोरिक केशवानंदा भारती केस 1973 में प्रोपाउंड किया था। कॉन्स्टिट्यूशन खुद अपने टेक्स्ट में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता है। अच्छा। जो फीचर्स मेंशन किए गए हैं, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एटसेट्रा, वो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं जो कोर्ट ने अलग अलग केसेस में आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। तो ये जज मेड रूल है, रिटन रूल नहीं। बहुत ही सटल लेकिन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या, स्टेटमेंट 2 में? ये भी उतना ही ट्रिकी है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो देखिए, ये सच है कि जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का एक इंटीग्रल पार्ट है और उसे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है, लेकिन कोई भी एक सिंगल आर्टिकल नहीं है जो साफ साफ कहता हो कि देयर शैल बी जुडिशियल रिव्यू। ये पावर इम्प्लाइड है और कई आर्टिकल से डिराइव की जाती है, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। क्योंकि पावर इम्प्लाइड है और एक जगह एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी है, प्रोवाइड्स फॉर की फ्रेजिंग मिसलीडिंग हो सकती है। इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। माइंड बेंडिंग। तो दोनों फंडामेंटल आइडियाज हैं, लेकिन दोनों उस तरह से लिखे नहीं हुए हैं जैसा स्टेटमेंट सजेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसलिए आंसर है डी, neither 1 nor 2। Okay. इसका मेमोरी हैक, बेसिक स्ट्रक्चर इज जज मेड, नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू इज इम्प्लाइड पावर, नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन अ सिंगल आर्टिकल। Great. मिनी रिकैप, बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू दोनों कोर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में एक्सप्लिसिटली डिफाइंड या प्रोवाइडेड नहीं है, जिससे दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाते हैं। फ्यू, ये तो गहरा था। चलो 2021 पर चलते हैं, वापस फेडरलिज्म पर, लेकिन एक अलग एंगल से। क्वेश्चन 7, 2021, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character?
ऑप्शंस हैं A. The independence of judiciary is safeguarded. B. The union legislature has elected representatives from constituent units. C. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. D. The fundamental rights are enforceable by courts of law. ये क्वेश्चन हमसे दिए गए ऑप्शंस में से सबसे एसेंशियल फेडरल फीचर आइडेंटिफाई करने को कह रहा है। फेडरलिज्म का कोर आइडिया, जैसा हमने डिस्कस किया, दो गवर्नमेंट्स के बीच पावर डिवीजन और उनके बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है। चलो इस लेंस से ऑप्शंस देखते हैं। तो हम वो फीचर ढूंढ रहे हैं जो एक फेडरल सिस्टम के काम करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। एग्जैक्टली। ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्डेड। जैसा हमने पहले कहा, फेडरल स्ट्रक्चर में जुडिशरी न्यूट्रल अंपायर है। राइट। अगर जुडिशरी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वो इम्पार्शियल जजमेंट नहीं दे सकती। पूरा पावर डिवीजन का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल इसेंशियल फीचर है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। समझ गया। एक अंपायर जो एक टीम को फेवर करे वो गेम बर्बाद कर देता है। बाकी ऑप्शंस के बारे में क्या? या पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स हैं। एक यूनिटरी कंट्री जैसे यूके में भी ये फीचर्स हैं। ये जरूरी नहीं कि फेडरल कैरेक्टर इंडिकेट करें। अब ऑप्शन डी, द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का फीचर है जो सिटीजन्स को स्टेट से प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्रूशियल है, लेकिन एक्सक्लूसिवली फेडरल फीचर नहीं है। एक यूनिटरी स्टेट में भी एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है जो यूनिकली और एसेंशियली फेडरल बैलेंस ऑफ पावर के आइडिया से जुड़ा है, और वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। You've nailed it। जबकि सभी इंडियन पॉलिटी के फीचर्स हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी फेडरल आर्किटेक्चर का नॉन नेगोशिएबल कॉर्नरस्टोन है। सुपर्ब। मिनी रीकैप। फेडरलिज्म के काम करने के लिए आपको एक न्यूट्रल रेफरी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में वो रेफरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ऑप्शन ए सबसे अच्छा आंसर है। सुपर्ब। अब 2022 का एक क्वेश्चन एक एवरग्रीन टॉपिक पर, एंटी डिफेक्शन लॉ, हमेशा न्यूज में रहता है। क्वेश्चन 8 2022, with reference to anti-defection law in India, consider the following statements. 1. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. 2. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? हाँ, द 10th शेड्यूल, जिसे 52nd अमेंडमेंट 1985 में आयाराम गयाराम कल्चर को रोकने के लिए ऐड किया गया था। हाँ, पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग। चलो स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1 नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में है, जैसे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर या रेखा थे। राइट। ये स्टेटमेंट बहुत चालाकी से कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। असली रूल ये है कि एक नॉमिनेटेड मेंबर के पास अगर वो चाहे तो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के लिए 6 महीने का विंडो होता है। अच्छा। अगर वो इस 6 महीने के पीरियड के बाद पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। स्टेटमेंट कहता है कि वो 6 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं कर सकते, जो कि रूल का बिल्कुल उल्टा है। ये कंडीशन को फ्लिप कर देता है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। क्या ट्रैप है? मतलब उनके पास ज्वाइन करने के लिए 6 महीने का ग्रेस पीरियड है, 6 महीने का बैन नहीं। बिल्कुल समझ गया। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या? स्टेटमेंट 2 एंटी डिफेक्शन लॉ के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म्स में से एक को टच करता है। ये कहता है कि लॉ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं देता है डिफेक्शन केस डिसाइड करने के लिए। और ये सही है? ये फैक्चुअली करेक्ट है। लॉ में कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं है। इसकी वजह से ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां स्पीकर्स ने फैसले महीनों या सालों तक डिले किए हैं, अक्सर पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस लूप होल पर कई बार कमेंट किया है, इसलिए स्टेटमेंट 2 सही है। तो जब स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही, तो आंसर है बी, 2 ओनली। परफेक्ट। एक मेमोरी हैक। नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए 6 मंथ ग्रेस पीरियड सोचो पार्टी ज्वाइन करने का, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए नो डेडलाइन। ठीक है। मिनी रिकैप। नॉमिनेटेड मेंबर्स का रोल स्टेटमेंट 1 में उल्टा लिखा है, जो से गलत बनाता है। स्टेटमेंट 2 में टाइम फ्रेम की कमी एक जाना माना लूप होल है, जो से सही बनाता है। पहला स्टेटमेंट तो असली गूगली था। ओके, 2022 से एक और क्वेश्चन, और देखो 5th शेड्यूल वापस आ गया। क्वेश्चन 9 2022, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? Options हैं: A. This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. B. This would create a local self-governing body in that area. C. This would convert that area into a union territory. D. The state having such areas would be declared a special category state. ये क्वेश्चन एक एरिया को स्केड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का प्राइमरी कॉन्सिक्वेंस या मुख्य प्रभाव पूछ रहा है। हमने पहले एस्टैब्लिश किया है कि 5th शेड्यूल ट्राइबल प्रोटेक्शन के बारे में है, तो उस प्रोटेक्शन का सबसे डायरेक्ट फॉर्म क्या है? हमारी पहली डिस्कशन और समाथा केस के बेसिस पर ये उनकी जमीन के बारे में ही होना चाहिए, है ना? एग्जैक्टली। चलो ऑप्शन ए देखते हैं। दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। प्रिवेंट शब्द थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये एसेंस को कैप्चर करता है। सही है। गवर्नर को ऐसे लैंड ट्रांसफर्स को रेगुलेट, रिस्ट्रिक्ट और यहां तक कि प्रोहिबिट करने की पावर मिल जाती है। ये सबसे डायरेक्ट और सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस है। ये ऑप्शन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। ओके, जल्दी से बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं, टू बी श्योर। गुड आइडिया। ऑप्शन बी एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाने की बात करता है। ये 6th शेड्यूल का फीचर ज्यादा है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाता है। अच्छा। ऑप्शन सी उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट करना, और डी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट डिक्लेयर करना। ये बिल्कुल अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं। इनका 5th शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं। तो बी, सी और डी गलत है। हाँ,
मिनी रिकैप, फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन उनकी जमीन के लिए है। ऑप्शन ए इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस को बिल्कुल ठीक पकड़ता है। इस लंबाई लेकिन सुपर इंसाइटफुल सेक्शन ऑन सेलिएंट फीचर का आखिरी क्वेश्चन ये 2024 से है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन 10 2024 Which of the following statements are correct about the Constitution of India? 1. Powers of the municipalities are given in Part 9A of the Constitution. 2. Emergency provisions are given in Part 18 of the Constitution. 3. Provisions related to the amendment of the Constitution are given in Part 20 of the Constitution. इनमें से सही आंसर सेलेक्ट करना है। ये एकदम प्योर फैक्चुअल रिकॉल का क्वेश्चन है, इसमें कोई गहरा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये टेस्ट है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर पता है या नहीं। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। हाँ। स्टेटमेंट 1 पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज 8XA में है, ये सही है। पार्ट X पंचायत से डील करता है और उसके ठीक बाद पार्ट XA 44th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था म्युनिसिपैलिटीज के लिए। ओके, 1 सही है। स्टेटमेंट 2 इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में है, ये भी सही है। पार्ट 18 में आर्टिकल्स 352 से 360 हैं जो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करते हैं। ठीक है, 2 भी सही है। स्टेटमेंट 3 अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पार्ट X में है, ये भी बिल्कुल सही है। पार्ट X में सिर्फ एक आर्टिकल है, अ वेरी पावरफुल आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर बताता है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही फैक्चुअली करेक्ट है। इसका मतलब आंसर डी होना चाहिए। हाँ, आंसर है डी 1, 2 एंड 3। इसके लिए रेपिटेशन और फ्लैश कार्ड से बेहतर कोई मेमोरी हैक नहीं है। ये ऐसी चीज है जो याद करनी पड़ती है। राइट। मिनी रिकैप, तीनों स्टेटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक फैक्ट्स हैं, सभी सही हैं। ओके, अब एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, सिटीजनशिप। ये क्वेश्चन 2021 से है। क्वेश्चन 1 2021 विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. There is only one citizenship and one domicile. 2. A citizen by birth only can become the head of state. 3. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? ये क्वेश्चन इंडियन सिटीजनशिप के कोर प्रिंसिपल्स को टेस्ट करता है। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहता है 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल, ये सही है। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, हम सब इंडिया के सिटीजन्स हैं, पंजाब या तमिलनाडु के नहीं। हाँ, यूएसए जैसा नहीं है। करेक्ट, वहाँ डुअल सिटीजनशिप है और डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट भी लीगल पर्पसेस के लिए एक समय पर एक ही होता है। तो स्टेटमेंट 1 सही है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 के बारे में क्या है? क्या सिर्फ बर्थ से सिटीजन ही प्रेसिडेंट बन सकता है? ये एक कॉमन कंफ्यूजन है क्योंकि लोग इसे यूएसए के रूल से मिक्स कर देते हैं। यूएसए में सिर्फ एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन ही प्रेसिडेंट बन सकता है। और इंडिया में? इंडिया में रूल अलग है। इंडिया का कोई भी सिटीजन, चाहे वो बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन, प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए एलिजिबल है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। ये तो बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है। अच्छा, और आखिरी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट 3 कहता है कि सिटीजनशिप एक बार मिलने के बाद एनी सर्कमस्टांसेस में नहीं छीनी जा सकती। एनी सर्कमस्टांसेस जैसा एक्सट्रीम फ्रेज यूपीएससी में अक्सर गलत होता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 साफ साफ कई ग्राउंड्स बताता है सिटीजनशिप छीनने के, जैसे फ्रॉड से सिटीजनशिप लेना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाना या किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेना। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत है। मतलब सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है? हाँ, इसलिए आंसर है ए। इसका मेमोरी हैक एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। यूएसए इज इक्वल टू नेचुरल बॉर्न प्रेसिडेंट ओनली, इंडिया इज इक्वल टू एनी सिटीजन बर्थ और नेचुरलाइज्ड। ग्रेट। मिनी रिकैप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सही। कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है, स्टेटमेंट 2 गलत। सिटीजनशिप छीनी जा सकती है, स्टेटमेंट 3 गलत। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, द हार्ट ऑफ द मैटर, द प्रीएम्बल। यहाँ बैक टू बैक 6 क्वेश्चंस हैं। ये क्लियरली एक हाई यील्ड एरिया है। चलो 2017 के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 2017 Which one of the following objectives is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Options हैं A. Liberty of thought, B. Economic liberty, C. Liberty of expression, D. Liberty of belief. ये क्वेश्चन प्रियम्बल की एकदम प्रिसाइज वर्डिंग का टेस्ट है। आपको प्रियम्बल का एग्जैक्ट टेक्स्ट पता होना चाहिए। प्रियम्बल सभी सिटीजन्स के लिए सिक्योर करता है और मैं कोट कर रही हूँ, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके। अब ऑप्शंस फिर से पढ़ो। थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ मेंशन किए गए हैं। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में क्या? इकोनॉमिक लिबर्टी उस लाइन में नहीं है, पर प्रियम्बल इकोनॉमिक्स की बात करता है ना? करता है, लेकिन अलग कॉन्टेक्स्ट में। प्रियम्बल इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का भी प्रॉमिस करता है। अच्छा, डिस्टिंक्शन है। हाँ, प्रियम्बल इकोनॉमिक जस्टिस प्रॉमिस करता है, जिसका मतलब है अमीर और गरीब के बीच का गैप कम करना, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं। तो इकोनॉमिक लिबर्टी वो ऑब्जेक्टिव है जो प्रियम्बल में नहीं है। आंसर है बी। सही। मेमोरी हैक है कि वो एक लाइन याद कर लो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर ये लाइन पता है तो आंसर ऑब्वियस है। राइट। मिनी रिकैप, प्रियम्बल इकोनॉमिक जस्टिस प्रॉमिस करता है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं। इतना प्रिसाइज। चलो 2017 से एक और, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। क्वेश्चन 2 2017 द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस हैं ए. द प्रियम्बल, B. the fundamental rights, C. the directive principles of state policy, D. the fundamental duties. ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग हिस्सों की फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस के बारे में है। मतलब फ्रेमर्स का कोर विजन कहाँ मिलता है? देखो, जबकि सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका जवाब दिया है। फेमस बेरुबारी यूनियन केस 1960 में
कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स। ओह उसमें ग्रैंड और नोबल विजन है और वो फंडामेंटल वैल्यूज और फिलॉसफी रिफ्लेक्ट करता है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। तो जबकि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उस फिलॉसफी के एप्लीकेशंस हैं, प्रियम्बल फिलॉसफी खुद है। एग्जैक्टली ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट की समरी है। बाकी पार्ट्स प्रियम्बल में मेंशन्ड आइडियाज के एक्सपेंशंस हैं। तो आंसर है ए, द प्रियम्बल। सिंपल। मेमोरी हैक, प्रियम्बल इक्वल्स फिलॉसफी, विजन इक्वल्स माइंड ऑफ मेकर्स। अच्छा, मिनी रिकैप, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के विजन को समझने की चाबी है। और 2017 से तीसरा क्वेश्चन, इस बार इक्वालिटी के मतलब पर। क्वेश्चन 3 2017, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शंस हैं ए प्रिविलेजेस, बी रिस्ट्रेंट्स, सी कंपटीशन, डी आइडियोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इक्वालिटी का असल में कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में क्या मतलब है। इसका मतलब सबको एक जैसा बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? हमारे प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के दो मेन डायमेंशंस हैं। पहला, किसी भी इंडिविजुअल या सेक्शन को दिए गए स्पेशल प्रिविलेजेस का एब्सेंस, और दूसरा, सभी इंडिविजुअल्स के लिए बिना भेदभाव के एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज का प्रोविजन। मतलब किसी के लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं और सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड। बिल्कुल सही कहा। तो ऑप्शंस में एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इक्वालिटी का एक डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है, एक डायनामिक सोसाइटी में अनरियलिस्टिक है, और एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी इम्पॉसिबल है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ए, प्रिविलेजेस। ठीक है। मिनी रिकैप, इक्वालिटी का मतलब है किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है, ये अनअर्न्ड एडवांटेजेस को खत्म करने के बारे में है। ग्रेट। अब 2018 पर क्लासिक डिबेट, लॉ वर्सेस लिबर्टी। क्वेश्चन 4 2018, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी? ऑप्शंस हैं ए, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, बी, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, C, if there is liberty, laws have to be made by the people. D, if laws are changed too often, liberty is in danger. फेमी, जो ऑप्शन ए में दिखती है वो ये है कि लॉ और लिबर्टी ऑपोजिट्स हैं। मतलब ज्यादा कानून मतलब कम आजादी। हाँ, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू नहीं है। तो लॉ आजादी का दुश्मन नहीं है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी लाइसेंस नहीं है कि जो मन चाहा वो करो। असली लिबर्टी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के फ्रेमवर्क में ही एग्जिस्ट कर सकती है, और ये रिस्ट्रिक्शंस लॉ द्वारा लगाए जाते हैं। एक ऐसे समाज के बारे में सोचो जहां कोई कानून नहीं है। वहां सिर्फ माइट इज राइट चलेगा, स्ट्रांग लोग वीक को डोमिनेट करेंगे और आम इंसान के लिए कोई लिबर्टी नहीं होगी। सही बात है। कानून एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जहां सब अपनी लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए सबसे प्रोफाउंड स्टेटमेंट यहाँ है, इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। कानून आजादी के लिए एक जरूरी शर्त है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। कानून ही मेरी आजादी को किसी ज्यादा ताकतवर से बचाते हैं। एग्जैक्टली। ऑप्शन बी इसके फिलोसॉफिकल कोर को पकड़ता है। राइट। मिनी रिकैप, लॉ लिबर्टी का दुश्मन नहीं है, ये उसके लिए जरूरी कंडीशन है। नो लॉज एनार्की इज इक्वल टू नो लिबर्टी। ओके, 2019 का एक क्वेश्चन इसी पर बिल्ड करता है। ये लिबर्टी को डिफाइन करने को कहता है। क्वेश्चन 5 2019, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? ऑप्शंस हैं ए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द tyranny of political rulers, बी, absence of restraint, सी, opportunity to do whatever one likes, डी, opportunity to develop oneself fully. ये क्वेश्चन लिबर्टी के पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशंस को एक्सप्लोर करता है। चलो ऑप्शंस एनालाइज करते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, और सी, अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, नेगेटिव और इनकम्प्लीट डेफिनेशंस हैं। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये लाइसेंस है, लिबर्टी नहीं। इससे केओस होता है। To B और C out. ए के बारे में क्या? Protection against tyranny. ऑप्शन ए लिबर्टी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे अक्सर नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं, और जुल्म से आजादी। लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। सबसे कॉम्प्रहेंसिव और मॉडर्न डेफिनेशन ऑप्शन डी में है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुली। अच्छा। ये पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि लिबर्टी के मीनिंगफुल होने के लिए ऐसी कंडीशंस और अपॉर्चुनिटीज का होना भी जरूरी है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, जो एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी और पोटेंशियल को पूरी तरह से डेवलप करने दे। तो ये सिर्फ किसी चीज से आजादी नहीं है, बल्कि कुछ अर्थपूर्ण करने की आजादी भी है। बिल्कुल सही समरी है। आंसर है डी। ग्रेट। मिनी रिकैप, लिबर्टी की सबसे अच्छी डेफिनेशन सिर्फ अकेले छोड़े जाने के बारे में नहीं है, ये अपनी पोटेंशियल तक पहुंचने का असली मौका मिलने के बारे में है। और इस मैराथन का आखिरी सवाल 2020 से प्रियम्बल का लीगल स्टेटस क्या है? क्वेश्चन 6 2020, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस हैं ए, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, बी, नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर, सी, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, डी, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. ये एक बहुत ही क्रूशल क्वेश्चन है प्रियम्बल की इन्फोर्सिबिलिटी और स्टेटस के बारे में, जिसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस ने डिसाइड किया है। चलो इसकी जर्नी ट्रेस करते हैं। ठीक है। शुरुआत में बेरोबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ओह। लेकिन इसे हिस्टोरिक केशवानंद भारती केस 1973 में ओवररूल कर दिया गया,
जहां कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो ऑप्शन बी गलत है। ओके, तो ये पार्ट है। अब क्या इसका लीगल इफेक्ट है? ऑप्शन सी के बारे में क्या? नहीं, वो भी गलत है। प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि प्रियम्बल से मेरा फ्रेटर्निटी का राइट वायलेट हुआ है। ये ना तो लेजिस्लेचर के लिए पावर का सोर्स है, ना ही उनकी पावर्स पर कोई रोक। तो इसका लीगल इफेक्ट फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट जैसा नहीं है। इससे सी गलत हो जाता है। तो ये पार्ट है पर दूसरे पार्ट्स की तरह इन्फोर्सेबल नहीं, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन ए जैसा लग रहा है। ऑप्शन ए कहता है नो लीगल इफेक्ट, जो पूरी तरह से सच नहीं है। प्रियम्बल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या? ये जुडिशरी के लिए एक गाइडिंग लाइट या इंटरप्रिटेशन टूल की तरह काम करता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में एम्बिग्विटी होती है तो कोर्ट्स प्रियम्बल को देखती हैं फ्रेमर्स का इंटेंशन समझने के लिए। तो इसका लीगल इफेक्ट है, लेकिन अकेले नहीं। अच्छा, दूसरे पार्ट्स के साथ मिलकर। हाँ, इससे ऑप्शन डी सबसे अन्यूआंस्ड और करेक्ट आंसर बन जाता है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो ये एक गाइड है, एक मैप है, लेकिन अपने आप में मंजिल नहीं। ये परफेक्ट समरी है। एग्जैक्टली, मेमोरी हैक है। प्रियम्बल इक्वल्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट 1973 बट नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट। ये एक गाइड है, वेपन नहीं। मिनी रिकैप, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन ये एक स्टैंड अलोन लॉ नहीं है। ये एक इंटरप्रेटर है। ऑप्शन डी सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। और दैट्स अ रैप। क्या एपिक मैराथन सेशन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले दिन से लेकर प्रियम्बल की गहरी फिलॉसफी तक हमने सब कुछ डाइसेक्ट कर दिया। कूल ना? हाँ, ये वाकई एक डीप डाइव था। चलो की कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। जरूर। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सीखा कि इंडिया का ओरिजिनल स्टेटस सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। यूपीएससी के डेट इवेंट मिसमैचेस से सावधान रहना है और प्रोविजनल प्रेसिडेंट सीनियर मोस्ट मेंबर थे। राइट। सेलियंट फीचर्स में हमने 5th, 6th और 9th शेड्यूल्स की बार-बार आने वाली इंपॉर्टेंस देखी। हमने समझा कि इंडियन फेडरेशन एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। और बेसिक स्ट्रक्चर जैसे जजमेंट डॉक्ट्रिन्स को डिमिस्टिफाई किया। और सिटीजनशिप एंड प्रियम्बल में हमने क्लियर किया कि कोई भी सिटीजन प्रेसिडेंट बन सकता है। हमने ये भी समझा कि लिबर्टी लाइसेंस नहीं है और प्रियम्बल एक गाइडिंग लाइट है, कोई इंडिपेंडेंटली एनफोर्सेबल लॉ नहीं। दोस्तों, आखिर में एक विचार। प्रियम्बल शुरू होता है शक्तिशाली शब्दों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के देश में हम में से हर एक के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ 1950 में नहीं बल्कि हर रोज खुद को देने का असली मतलब क्या है, इस पर सोचना। बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको ये सुपर डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाएं और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें और हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे लगता है कि पॉलिटी मुश्किल है। चलो उन्हें गलत साबित करते हैं। अगली बार मिलते हैं। कीप लर्निंग।